भी है। अच्छा, आज की क्लास के अंदर हम लोग वेरीलॉग के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखेंगे। पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने वेरीलॉग जिस सॉफ्टवेयर के अंदर आप लोगों की यूज़ होनी है, जो कि Xilinx 7.1 था हमारे पास, और इसके बाद अगर आपके पास जो .v फाइल बन रही थी उसको हमने किट के ऊपर या अपनी FPGA की किट के ऊपर कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो हमने लास्ट लैब के अंदर देखा था। पिछली वाली लैब्स हमने 2 लैब्स करवाई थी आपकी, और उसके अंदर जस्ट ये था कि आपका इंट्रोडक्शन था आपका सॉफ्टवेयर का और आपके हार्डवेयर का इंट्रोडक्शन था। आज की लैब के अंदर आपका थोड़ा सा वेरीलॉग का इंट्रोडक्शन है। अगली आने वाली भी 2 से 3 लैब्स के अंदर आपका वेरीलॉग का इंट्रोडक्शन होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें वेरीलॉग की आप इसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे और कुछ चीज़ें आप वेरीलॉग की आने वाली लैब्स के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे कि इनिशियल ब्लॉक आपका कैसे यूज़ होता है वेरीलॉग के अंदर, या ऑलवेज ब्लॉक आपका वेरीलॉग के अंदर कैसे यूज़ होगा, ये आने वाली लैब के अंदर हम देखेंगे। या केस स्टेटमेंट आप कैसे यूज़ करते हैं, या फॉर लूप आपका कैसे वेरीलॉग के अंदर यूज़ होगा, ये आने वाली लैब्स के अंदर है। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें वो वेरीलॉग की आज की लैब के अंदर हम देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि वेरीलॉग सिंथेसाइजेबल है, मतलब इसका HDL बनता है, हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है ये आपकी, और इसका आपका IC के अंदर आपका हार्डवेयर बन रहा होता है। हार्डवेयर बनने का मतलब ये है कि आपके इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई ना कोई कनेक्शंस बन रहे हैं, और अगर आपका एंड गेट इम्प्लीमेंट हो रहा है या आपका और गेट इम्प्लीमेंट हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपका अंदर हार्डवेयर क्रिएट हो रहा होगा। कल की क्लास के अंदर बच्चों ने क्वेश्चंस किए थे कि प्रोसेसर के अंदर भी हमारे गेट्स होते हैं, इसके अंदर भी गेट्स हैं, तो हम उसको हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज नहीं कह रहे होते लेकिन इसको कह रहे होते हैं। कोई इसका आंसर कर सकता है? हाँ, किसी हद तक एक ये रीज़न है। प्रोसेसर के अंदर होता है ये कि अगर आपकी पहली लाइन है आई है, आपकी पहली लाइन सबसे पहले फैच होगी। फैच का मतलब ये है वो लाइन पिक हो गई है, उसके बाद वो लाइन आपकी डिकोड होगी, डिकोड के बाद वो आपकी लाइन एग्जीक्यूट होगी। एग्जीक्यूट होने के लिए आपको ALU चाहिए। अब ALU के अंदर आपको मल्टीप्लेक्सर भी मिलेगा, एंड गेट भी मिलेगा, और गेट भी मिलेगा, मतलब आपको उसके अंदर गेट्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर गेट्स प्रोसेसर के अंदर क्या काम कर रहे हैं कि आपकी इंस्ट्रक्शन ने जो कहा है वो आपका ALU जस्ट परफॉर्म करेगा और उसका रिजल्ट दे देगा। कोई हार्डवेयर अंदर क्रिएट नहीं कर रहा आपके रिजल्ट के अकॉर्डिंग, या इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई आपकी वायर इस्टेब्लिश नहीं हो रही। ALU क्या कर रहा है कि उसको ये पता चला है कि A और B को जस्ट ऐड करना है, उसने A और B को ऐड कर देना है। ALU को आप ये बताते हैं कि A और B को आपने सब्ट्रैक्ट करवाना है, तो ALU आपका क्या करेगा कि A और B को सब्ट्रैक्ट करवा के उसका रिजल्ट आपकी मेमोरी के अंदर ले आएगा। लेकिन FPGA के अंदर क्या हो रहा होगा कि आपका रिजल्ट, फॉर एग्जांपल अगर आपका एडिशन होनी है, इसका मतलब ये है कि आपका और गेट इंप्लीमेंट हो रहा है एक तरह से, तो आपका और गेट आपके लुकअप टेबल को यूज़ करते हुए हार्डवेयर की फॉर्म के अंदर क्रिएट हो रहा होगा, और आपकी इनपुट जिसकी आपने लोकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर इंटर की हुई है उससे आपकी आउटपुट के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा होगा आपके FPGA के अंदर। लेकिन आपके प्रोसेसर के अंदर कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हो रहा, बल्कि आपकी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं जिसकी जो एग्जीक्यूशन है वो उसकी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हो रही होगी। समझ आइए इस चीज़ की? FPGA में अपने हिसाब से कनेक्शंस चेंज कर सकते हैं। आपने लास्ट लैब के अंदर A और B एंड गेट हमने इम्प्लीमेंट किया था, उसकी लोकेशंस आपने खुद दी थी, आउटपुट की लोकेशन भी आपने सेट की थी। अब FPGA की जो IC थी, जिसका स्ट्रक्चर हमने लास्ट लैब के अंदर देखा था, उसके अंदर जो इनपुट ब्लॉक है और आउटपुट ब्लॉक है उसके बीच में जो आपने लोकेशंस दी हुई हैं, फॉर एग्जांपल ये आपकी IC थी, आपने ये 2 लोकेशंस दे दी और आपने ये लोकेशन दे दी, इसके बीच में एंड गेट इम्प्लीमेंट होना है। ये एंड गेट आपका RTL स्कीमेटिक्स भी आपने देख ली थी, ये गेट भी आपका इम्प्लीमेंट हो गया। तो आपने FPGA की IC के अंदर क्या किया कि इन दोनों पिन से अपनी आउटपुट के बीच में एंड गेट के लुकअप के टेबल को यूज़ करते हुए या CLB को यूज़ करते हुए आपने एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करवा दिया। लेकिन अगर यही प्रोसेसर के अंदर होता तो आपका इस तरीके से कनेक्शन इस्टेब्लिश ना होता, बल्कि उसके अंदर आपकी पहली लाइन आती, लाइन आपकी डिकोड होती, डिकोडिंग ये कहती है कि अच्छा इसने मल्टीप्लिकेशन होनी है। अब मल्टीप्लिकेशन जब होनी है तो आपकी ALU के पास आकर वो फंक्शन परफॉर्म होगा और उसका जो भी रिजल्ट आएगा, 2 आता है, 3 आता है, वो आपकी मेमोरी के अंदर चला जाएगा। उसके बाद अगेन राइट बैक
राइट बैक हुआ और आपकी सेकंड इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर के पास आ रही होगी। इसी वजह से उसको सॉफ्टवेयर लैंग्वेज कह रहे होते हैं आप सी को, और इसको आप HDL कह रहे होते हैं। दूसरा आपकी वेरीलॉग केस सेंसिटिव है, तो इस चीज़ को कोडिंग करते हुए देखिएगा। सिमुलेटर्स ये हैं कि जिसके ऊपर आप अपनी कोड को रन कर सकते हैं, तो हम Xilinx के ISE सिमुलेटर को यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, मॉड्यूल बनाने के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। मॉड्यूल बनाने का स्ट्रक्चर आपका यहाँ पर गिवन है। वेरीलॉग के अंदर जब भी आप मॉड्यूल बनाएंगे, ठीक है, वेरीलॉग के अंदर जब भी आप मॉड्यूल, ये मिड में आ जाएं, थोड़ा सा आगे आ जाएं, यार आप थोड़ा सा पीछे हो जाओ। आपने सबसे पहले मॉड्यूल लिखना होगा, इसके बाद मॉड्यूल का नेम होगा जो कि आपकी अपनी मर्ज़ी का होगा, कोई भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपने इनपुट्स और अपनी आउटपुट्स को यहाँ पर डिफ़ाइन करना होगा। इनपुट्स और आउटपुट्स को डिफ़ाइन करने का मतलब ये है कि जैसा कि लास्ट लैब के अंदर आप लोगों ने एंड गेट इम्प्लीमेंट किया था, एंड गेट की 2 इनपुट्स थी और 1 आउटपुट थी आपकी। आप इनपुट्स को वेरिएबल असाइन करते हैं A और B, अपनी मर्ज़ी है जो भी आप करें। तो A, B यहाँ पर वेरिएबल आ जाएगा। अब आपने आउटपुट लिखनी है, आपकी आउटपुट 1 है और उसको अगर आपने Y असाइन किया तो Y आप यहाँ पर लिख देंगे। समझ आइए पहली लाइन की। इसके बाद ये लाइन लिखने के बाद आपने आना है, इनपुट लिखा, और अब आपने इस मॉड्यूल को ये बताना है कि इन तीनों में से आपकी इनपुट्स कौन सी हैं, क्योंकि इसको नहीं पता कि आपकी Y इनपुट है या आपकी A और B इनपुट है। तो आपने बताया A, B, सेमीकोलन, ये हमारे पास इनपुट्स हैं, और आउटपुट आपने वर्ड लिखा और उसके बाद उसको बता दिया कि मेरे पास जो Y है वो आउटपुट है। इसके बाद आप कोड लिखेंगे, जो भी आपका कोड, जो भी उसने फंक्शन परफॉर्म करना होगा, और उसके बाद आपने एंड मॉड्यूल दोनों को कंबाइन करके लिख देना है। कुछ स्टूडेंट्स ये है कि एंड को अलग लिख देते हैं और मॉड्यूल को अलग लिख देते हैं, उससे आपका एरर आ जाएगा। क्वेश्चन था आपका सर, ये हम पहले डिफाइन कर देते हैं कि हमारी कौन सी है, वो डिफाइन करना ज़रूरी है या हम कोड भी डिफाइन? मर्ज़ी है अपनी। अगर तो उसका वैसे एक हिंट ये है कि अगर तो आपको इनपुट्स पहले से डिफाइंड हो, मतलब आपको एंड गेट का पता है कि आपने 2 इनपुट्स हैं, आपकी 1 आउटपुट है, तो आप अपनी पहली विंडो के अंदर आप अपनी इनपुट्स और आउटपुट्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई बड़े एल्गो की तरफ आ रहे हैं जहाँ पर अभी आपको क्लियर नहीं है चीज़ें कि आपकी वायर कौन सी होगी, क्योंकि एक वायर वर्ड भी आप इसके अंदर यूज़ करेंगे, आपकी वायर कौन सी है, आपकी सिंपल इनपुट कौन सी है, आपका रजिस्टर कौन सा है, आपकी आउटपुट कौन सी है, तो उसके अंदर आप वो चीज़ें डिफ़ाइन नहीं करते, बल्कि आप कहते हैं कि चलो मैं जब कोड लिखूँगा तो कोड लिखते हुए मैं इस चीज़ को डिफ़ाइन करूँगा कि मेरे पास ये वाली इनपुट है या ये वाली वायर है या ये वाली है। तो उसके अंदर आप उस विंडो को वैसे ही छोड़ के आप नेक्स्ट की तरफ चले जाएं। किधर? अब वेट करो थोड़ा सा इस सेशन के बाद। अब आ गए हैं जो बच्चे, तो समझ आ गई इस चीज़ की? सर, अगर वर्किंग हमने करनी हो जैसे इनपुट आउटपुट पे, तो वो मॉड्यूल एंड करने के बाद हम फिर उस पर वो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कि अब हमने इनपुट? यार तुम अपनी मर्ज़ी है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आप एक इनपुट को वहाँ पर डिफ़ाइन करते हो तो शुरू वाले ब्लॉक के अंदर, और एक इनपुट को आप जाके कोड के अंदर डिफ़ाइन करते हो, तब भी आपका कोड चल जाएगा। मतलब आप देखते हो ना कि कोड के अंदर आकर के अच्छा नहीं यार यहाँ पर तो मेरे पास एक इनपुट और एक्स्ट्रा होनी चाहिए थी, तो आप क्या करोगे कि अपने कोड के अंदर अगेन आपने अपनी एक इनपुट को डिफ़ाइन कर दिया। तो जब आप उसको सेव करोगे तो आपकी जो लोकेशंस हैं जहाँ पर आपने जाकर अपनी पिन्स को असाइन की थी लोकेशन, वहाँ पर आपकी बी इनपुट भी आ जाएगी। और अगर आपने कोई चीज़ कमेंट करनी है, अच्छा इसके अंदर 4 तरह के आपके मॉडल यूज़ हो रहे होते हैं वेरीलॉग के अंदर। एक आपका होगा बिहेवियरल, डेटा फ्लो, गेट लेवल और स्विच लेवल। इनको बारी बारी देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहले गेट लेवल। गेट लेवल आपका वो वाला लेवल होगा जिसके अंदर आप गेट का नेम यूज़ करते हुए अपने कोड को लिखेंगे।
अगर मैं आपको कोई क्विज़ देता हूँ या आपको कोई असाइनमेंट देता हूँ, असाइनमेंट और क्विज़ तो मैंने देना नहीं है आप लोगों को, एक मिनट, आप लोगों का एग्ज़ाम है या वाइवा हो रहा है और उसके अंदर मैं आपसे कहता हूँ कि ये लाइन है, इसको आप लिख दें गेट लेवल से। तो गेट लेवल से लिखने का मतलब ये है कि आपने गेट का नेम यूज़ करना होगा। अगर मैं आपके सामने एंड गेट बना देता हूँ तो आपने एंड गेट का वर्ड यूज़ करना होगा। इसी तरीके से प्री डिफाइंड गेट्स हैं जो कि इसके अंदर यूज़ होंगे। गेट का नेम सबसे पहले आएगा, इसके बाद अब आपने कोई भी रैंडम नेम यहाँ पर डिफ़ाइन कर देना है, ए कर दें, बी कर दें, कोई भी मर्ज़ी आपकी। इसके बाद सबसे पहले आप लोगों ने इनपुट्स अपनी लिखनी है और उसके बाद आपने अपनी एक आउटपुट लिखनी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका एंड गेट इम्प्लीमेंट करने का एक मेथड है। फिर आपकी आ जाती है डाटा फ्लो। ये यहाँ पर आएगा, ये अगर आपका मॉड्यूल बन गया, अब आपने एंड लिखा, A1 लिखा और अपनी ये वाली लाइन लिख दी तो आपका एंड गेट का बन गया। मॉड्यूल के अंदर आएगा। ये जो भी कोडिंग है आपकी, ये इनपुट्स और आउटपुट्स को डिफाइन करने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। एंड मॉड्यूल से और आउटपुट्स के बाद इसके बीच में जो गैप आपका आ रहा है, इसके अंदर जो आपकी कोडिंग डिफाइन होगी वो किस तरीके से हो सकती है उसको मैं डिफाइन यहाँ पर कर रहा हूँ। डाटा फ्लो है, डाटा फ्लो के अंदर आपने असाइन कीवर्ड यूज़ करना होता है। आप क्या कर रहे हैं कि असाइन कर रहे हैं सी को क्या, ए एंड बी। आपने ए ऑपरेटर यूज़ किया एंड का और बी को, ए और बी को एंड करवा दिया और उसको असाइन कर दिया आपने सी को। असाइन किसको होगा, जो आपकी आउटपुट होगी। ये आपकी डाटा फ्लो टाइप है। ये ज़्यादातर आपकी इक्वेशंस वगैरह के अंदर यूज़ हो रही होगी। जहाँ पर आपको इक्वेशन गिवन है वहाँ पर आप इसको यूज़ कर लें। फिर आ जाती है बिहेवियरल। ये आपका मिक्सचर हो सकती है डाटा फ्लो का और गेट लेवल का। अगर आपको ये कह दिया जाए कि आपके फंक्शन, आपके जो आपको टास्क मिल रहा है इसका फंक्शन जस्ट ये है, मैं आपको ये डिफ़ाइन ना करूं कि आपके इस टास्क ने कि कितनी इनपुट्स हैं या कितनी आउटपुट्स हैं, ये आपको डिफ़ाइन ना हो, लेकिन आपको जस्ट मैं ये बता दूं कि इसकी फंक्शनैलिटी ऐसे है। जैसे मैं आपको फंक्शनैलिटी बताऊं कि आपके पास 16 बिट एडर है, आपने 16 बिट एडर के अंदर आपकी दो इनपुट्स मैं डिफ़ाइन ना करूं, ये कह दूं कि आप, बल्कि ये वाली मेथड थोड़ा सा और हो जाएगा, या ये आपके पास जो सिग्नल है, ट्रैफिक सिग्नल है, इसके अंदर बात कर सकते हैं कि जिसके अंदर आपका FSM यूज़ हो रहा है, फाइनाइट स्टेट मशीन यूज़ हो रही है, कि आपकी पहली लाइट रेड ऑन होगी, उसके 15 सेकंड के बाद आपके पास जो आपकी LED या लाइट ऑन होगी वो आपकी ग्रीन होगी या येलो होगी और उसके बाद आपकी ग्रीन होगी। तो आपको मैंने एक स्ट्रक्चर डिफ़ाइन कर दिया जिसके अंदर मैंने आपको नहीं बताया कि आपकी इनपुट्स क्या हैं, आपकी आउटपुट्स क्या हैं। अब इनकी मर्ज़ी है कि ये किसी और मेथड से कर रहे हैं, ये अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, ये अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। तो सबका अपना एक एल्गो होगा कि इसको, इस एल्गो को किस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो अपने एल्गो के अकॉर्डिंग अब आप डाटा फ्लो भी उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं और अब आप उसके अंदर गेट लेवल भी यूज़ करते हैं। इन दोनों को यूज़ करते हुए आपने बेसिकली अपने एल्गो को परफॉर्म करना होगा और ये एक तरह से ऑप्टिमाइज़ होती है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जितना चाहें इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। जितने जैसा कि DLD के अंदर आप लोग, DLD पढ़ी है ना आप लोगों ने, DLD के अंदर आप लोगों की इक्वेशंस होती थी जिसको आप मिनिमाइज़ करते थे। आपके पास बड़ी इक्वेशन थी, उसके ऊपर कुछ रूल्स आप अप्लाई करते थे, उसके बाद आपके पास एक छोटी इक्वेशन आ जाती थी। अब अगर बड़ी इक्वेशन के ऊपर आप अप्लाई करते हैं वेरीलॉग का कोड तो उसका हार्डवेयर आपका बड़ा बनेगा। अगर आप छोटी लाइन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो उसका हार्डवेयर आपका छोटा बनेगा। तो ऑप्टिमाइज़ करने का मतलब ये है कि आपने अपने कोड को किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया है कि आपका कम लाइंस के अंदर, कम हार्डवेयर के अंदर आपका फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। मिनिमम RTL भी यही कह सकते हैं कि आपका RTL डायग्राम जो आपकी बन रही होती है। फिर स्विच लेवल हो जाता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है आप लोगों ने? अच्छा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ी। मॉसफेट का पता है? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स तो पढ़ी है ना। मॉसफेट को आप यूज़ करते हैं स्विचिंग के लिए। तो अगर आपने स्विचेस को यूज़ करना है और अपनी कोडिंग के अंदर आपने उसको इम्प्लीमेंट करवाना है तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। आप अगर मॉसफेट है उसको आप डिवाइड कर सकते हैं, आपका NMOS है या आपका PMOS है। NMOS आपका N टाइप का अगर आप उसको कंसिडर करें और PMOS आपका P टाइप का। अगर आप NMOS को कंट्रोल करना चाहते हैं, NMOS वर्ड लिखा, यहाँ पर कोई भी अपनी मर्ज़ी का नेम जैसा कि यहाँ पर आपने लिखा है। इसके बाद आपने आउटपुट की पिन
कि आपने आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं, इनपुट क्या हो रही है और कंट्रोल पिन उसकी गेट की होगी। आपका मॉसफेट कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, गेट से हो रहा है। अब या उसके ऊपर 0 आ रहा है या उसके ऊपर 5 आ रहा है, तो इनपुट आपकी क्या हो रही है, 5 हो रही है, तो इनके अंदर आपका VDD आ जाएगी और आउट के अंदर आपकी वो वाली पिन का नेम आ जाएगा जहाँ से आप आउटपुट ले रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप कम्प्लीमेंट्री मॉसफेट, ये तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, इसमें NMOS और PMOS आपका कंबाइन होता है। खैर ये इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को हेल्पफुल हो जाएगा। तो CMOS वर्ड आपने यूज़ किया, CMOS के अंदर आपके पास NMOS नीचे लगा होगा और PMOS आपका ऊपर लगा होता है। इसकी एग्जांपल आपके पास ये है, ये आपका PMOS लगा हुआ है, ये NMOS लगा हुआ है, ये आपके पास इन्वर्टर बना हुआ है, CMOS इन्वर्टर है आपका। आप इनपुट के ऊपर अगर 0 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो आउटपुट के ऊपर आपको 5 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि 0 के ऊपर आपका PMOS ऑन हो जाएगा, वो VDD आपका आउटपुट के ऊपर आ जाएगा और ये ऑफ होगा आपका। जैसे यहाँ पर आप 5 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो ये आपका ऑन हो जाएगा, ये आपका ऑफ हो जाएगा और आपका ग्राउंड जो नीचे से है वो आपका F के ऊपर आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका CMOS इन्वर्टर है। तो CMOS वर्ड आपने लिखा, इसकी आउटपुट पिन कौन सी है, F है। इन क्या हो रहा है इसमें, VDD, और कंट्रोल क्या हो रहा है इससे, P कंट्रोल क्या है, X है। इसी तरीके से N कंट्रोल भी आप लिख सकते हैं कि वो इसका कौन सा, अगर X ही है तो वही वाला होगा आपको। ये इसकी कोडिंग की हुई है यहाँ पर। अब इसका मॉड्यूल अगर फॉर एग्जांपल हमने बनाना है, यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को, फिर इसकी कोडिंग की तरफ आते हैं। सबसे पहले मॉड्यूल वर्ड लिखा, इस मॉड्यूल का नेम आप लोग लिखेंगे। इसके बाद आपने डिस्क्राइब किया कि आपकी इनपुट कौन सी है और आपकी आउटपुट कौन सी है। आपकी इन क्या थी, यहाँ पर X है, F है, इनपुट X है, आउटपुट F है। इसके बाद आपने बताया कि VDD वर्ड एक मैं यूज़ करूँगा, वो सप्लाई 1 है। सप्लाई 1 का मतलब ये है कि आपकी लॉजिक 1 है, लॉजिक 1 आपकी 5 वोल्ट की है। सप्लाई 0 आपकी ग्राउंड है। GND का आप एक वर्ड यूज़ करेंगे जिसको आपने सप्लाई 0 कर दी है। ये आपके क्विज़ वगैरह के अंदर नहीं आएगा, ये स्विचेस का, ये आप कंप्यूटर के हैं ना, इस वजह से मैं इसको नहीं दूंगा, लेकिन ये है कि जस्ट इसको इन्फॉर्मेशन के लिए आप देख लें। तो PMOS को आप राइट करेंगे, PMOS लिखा, इसका नेम लिखा। इसके बाद आपने डिफ़ाइन किया कि आपकी आउटपुट F है, VDD इसकी इनपुट है, सॉरी X इसकी इनपुट है और VDD इसकी वो आ जाएगी उसके अंदर, एक कंट्रोल में आ जाएगी, कंट्रोल में सॉरी X आएगी और VDD इसकी इनपुट में आ जाएगी। इसी तरीके से NMOS को आपने किया और इस एंड मॉड्यूल कर दिया। तो आप P कंट्रोल और N कंट्रोल के अलग-अलग वो डिफाइन करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी 2 चीज़ें लगी हुई हैं, एक लाइन के अंदर भी ये डिफ़ाइन हो सकती हैं, लेकिन ये जो स्पेसिफिक CMOS लिखा हुआ है ये आपके ट्रांसमिशन गेट के लिए लिखा हुआ है। ये ट्रांसमिशन गेट है, तो इसके लिए PMOS और इसका कंट्रोल ये P कंट्रोल ये है और N कंट्रोल इसका ये है, इन आउट इसकी ये है और इन इसकी ये है। ये इसके लिए ये लाइन थी। खैर इसको छोड़ें, इसकी तरफ अच्छा प्री डिफाइंड गेट की तरफ आ जाते हैं कि गेट्स कौन कौन से हैं। इसके अलावा भी गेट्स हैं प्री डिफाइंड हैं, लेकिन मैंने जस्ट कुछ लिखे हैं। एंड है, कोई भी अपनी मर्ज़ी का नेम, आउटपुट डिफ़ाइन किया और आपने इनपुट डिफ़ाइन कर दी। सॉरी पहले यहाँ पर आपकी आउटपुट डिफ़ाइन होगी, आउटपुट फिर इनपुट होगी। एक मिनट, उनको बताना तो हमें वैसे भी आ गया होता है कि इसमें इनपुट वेरिएबल कौन से हैं और आउटपुट। तो ये हाँ लेकिन यहाँ पर लिखने का मेथड ये है कि ये मैंने गलत लिख दिया इसके अंदर ना, इसके बाद नहीं बताना होता, इससे पहले आप बता चुके होगे। वहाँ पे जो हम मॉड्यूल बना रहे थे, मॉड्यूल के अंदर आप बता चुके हो ना पहले ही, ये लाइन तो इसके बाद आ रही है ना। तो ऊपर तो हमने सिर्फ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, उनको इनपुट और आउटपुट तो हम लेकिन देखो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, लेकिन आपको आप बता तो चुके हो ना कि उसके अंदर आपके वेरिएबल कौन से हैं। अगर आपने यहाँ पर आउटपुट लिखना है y लिखोगे ना, और इनपुट्स लिखना है a और b लिखोगे, तो वो चीज़ तो आप यहाँ पर बता चुके हो उसको। नॉट गेट एक इनपुट है और एक ही इसकी आउटपुट है। इस तरीके से आपका बफर है, बफर का पता है आप लोगों को। बफर आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर से भी बन जाता है,
और ये एक तरह से आपका आइसोलेशन के लिए यूज़ होता है कि एक सर्किट को दूसरे सर्किट से हमने अगर आइसोलेट करवाना हो तो उसके लिए आप बफर यूज़ कर रहे होते हैं। या फिर मॉसफेट के ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर आपका यूनिटी गेन बफर आता है और वो आपकी इम्पीडेंस मैचिंग के लिए भी यूज़ हो रहा होता है, लेकिन ये थोड़ी सी ऊपर की, या आपने चीज़ पढ़ी नहीं होगी, मुझे नहीं, उसको भी कह सकते हैं। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बात कर रहा हूँ इसकी। एंड गेट है, अगर आपने #5 लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये आपका डिले आ रहा है। आपने अगर डिले डालना है, आप इनपुट अप्लाई कर दें, आपकी आउटपुट 5 सेकंड के डिले के साथ आएगी। इसी तरीके से आपके ऑपरेटर्स हैं। अगर आपके पास ए आपने इनपुट को डिफ़ाइन किया हुआ है, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं, जस्ट ये, और इसके इक्वल आपके बी आ गई, बी को आप असाइन वर्ड कर दें, असाइन बी, और उसके बाद इक्वल्स आ जाएगा नॉट ए, तो ए का नॉट होके आपके बी को असाइन हो रहा होगा। ये आपका नॉट गेट इससे इंप्लीमेंट हो जाएगा। इसी तरीके से एंड का ऑपरेटर है, ये बिट वाइज ऑपरेटर है, मतलब बिट बाय बिट आपके एंड भी हो रहे हैं, आपके और भी हो रहे हैं। इसी तरीके से ये आपका और का ऑपरेटर है, एक्सॉर क्या है, एक्सनॉर क्या है। अगर आपने राइट शिफ्ट करनी है तो आपकी डबल, और अगर आपने लेफ़्ट शिफ्ट करनी है तो इसी को ही आपने अपोजिट कर देना है, नॉट इक्वल और ग्रेटर। आप लोगों के मैनुअल के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑपरेटर गिवन है, आप लोगों ने उसको देख लेना है, या अगर आपने कोई भी ऑपरेटर यूज़ करना हो तो आप मैनुअल को कंसल्ट कर लीजिएगा, उसके अंदर सारे के सारे ऑपरेटर गिवन है। सर जब हम मॉड्यूल बना रहे होते हैं सर, हम लोग उसको बताएंगे पहले आउटपुट है फिर इनपुट। सर वहाँ पे आपने जब मॉड्यूल बनाया सर यहाँ यस सर यहाँ पे हम आगे गेट लेवल में फिर वो मैटर नहीं करती है आपकी, वाई पहले लिख दो, ए भी बाद में लिख दो, मैटर ही नहीं करते करेगा यहाँ पे। सर यहाँ पे जो हम सीक्वेंस मतलब आउटपुट पहले इनपुट फिर वहाँ पे वही करेंगे गेट लेवल अगर हम कर रहे हैं। नहीं, सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पर वाई पहले लिख दो या ए भी पहले लिख दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने नीचे आकर उसको बता दिया है कि आपका वाई आउट था और ए और बी इन थे, तो यहाँ पर तरतीब से फ़र्क नहीं पड़ेगा। कर लेना कोड के अंदर चेक करके, तसल्ली हो जाएगी हमें। अच्छा, आपके मॉड्यूल के अंदर दो तरह की चीज़ें यूज़ होंगी, एक वायर वर्ड यूज़ हो रहा होगा और एक आपका रजिस्टर यूज़ हो रहा होगा। वायर आपकी कब यूज़ होगी और रजिस्टर आपका कब यूज़ होगा। वो वायर आपकी कंटिन्यूसली ड्रिवन होती है, और इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपकी वैल्यू आएगी इसके पास ये आगे ट्रांसफ़र कर देगी, और ये वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए आपकी वायर यूज़ नहीं होगी, जबकि रजिस्टर आपकी वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ होगा। वायर आपने कब यूज़ करनी है, जैसे ये सर्किट है, यहाँ पर अब आपने इक्वेशन, इस सर्किट को अगर आप लोगों ने कोड करना है तो पार्ट बाय पार्ट करें। सबसे पहले आप लोगों ने देखा ए बी एंड हो रहे हैं, उसका रिजल्ट T1 में आ रहा है, तो असाइन T1 इक्वल्स टू ए एंड बी, तो आपकी ये चीज़ कोड हो गई है। इसी तरीके से आपने ये नॉर हो रही है, तो आप यहाँ से ऑपरेटर यूज़ करते हुए आप C और D को नॉर कर देंगे और उसका रिज़ल्ट आपके पास T1 के अंदर आ गया। अब T1 या T2 आपके पास इनपुट है या आउटपुट है? ना ये इनपुट्स हैं ना ही ये आउटपुट हैं, ये बीच में इंटरमीडिएट्स कोई चीज़ें हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे कि हमारे पास वायर है, ये इसकी आउटपुट के रिज़ल्ट को नैंड के इनपुट में लेकर जा रही है। जैसा कि आप वायर यूज़ करते हैं कि एक का रिज़ल्ट अगर आपने किसी और जगह के ऊपर लेकर आना है, तो यहाँ पर आपकी वायर T1 यूज़ होगी और यहाँ पर आपकी वायर T2 यूज़ होगी। तो इन चीज़ों को आपने पहले वायर डिफ़ाइन करना है। ये आपकी आउटपुट है, ये चार आपकी इनपुट्स हैं। समझ गए इस चीज़ को? इसको आपके सामने ही कोड कर देते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने मॉड्यूल डिफ़ाइन कर दिया, इसका नेम लिखा, इसकी इनपुट्स को मैंने डिफ़ाइन कर दिया A B C D, और एक मेरे पास है आउट है, और इसके बाद सेमी कॉलन आ जाएगा। मॉड्यूल लिखा, इसका नेम है, इनपुट्स को डिफ़ाइन किया और हमारे पास आउटपुट आ गई।
इनपुट के अंदर मेरे पास है A B C D और आउटपुट के अंदर है मेरे पास F। यहाँ पर हमारे पास हैं वायर के अंदर आ जाएगी, वायर वर्ड लिखेंगे T1, इसी तरीके से T2। असाइन T1 इक्वल्स हो जाएगा A एंड B। इसी तरीके से अगली 3 इक्वेशंस भी लिख के आपने इसको एंड मॉड्यूल कर देना। समझ गए इसको? अगर हाफ एडर इम्प्लीमेंट कर रहा हो, हाफ एडर के अंदर आपकी 2 इनपुट्स हैं, ये एग्जॉर हो रही हैं तो आपको सम मिल रहा है, और अगर ये एंड हो रही हैं तो आपको कैरी मिल रहा है। हाफ एडर इसको क्यों कह रहे हैं? सर ये सिर्फ 2 बिट्स 2 बिट्स के साथ। वैसे तो ये 1 बिट होगा, इसका रिजल्ट जो आउटपुट के ऊपर आ रहा है वो आपका 1 बिट रिजल्ट होगा। आप इसको भी 1 बिट एडर कह रहे होते हैं। आपका जो फुल एडर होता है ये भी आपका 1 बिट एडर होता है, लेकिन इसके अंदर आपकी 2 इनपुट्स हैं, आपका कैरी नहीं आ रहा, यहाँ पे कैरी इनपुट नहीं हो रहा। यहाँ पर अगर आप देखें फुल एडर के अंदर तो आपकी कैरी इन हो रहा है, इसके बाद आपका कैरी आउट भी है, ये सॉरी कैरी आउट आपका ये है। तो सम की ये इक्वेशन है। अगर आपने सॉरी हाफ एडर की असाइन S A एक्सॉर B, इसके बाद असाइन C कर दिया मैंने A एंड B। इसी तरीके से आपके पास फुल एडर की इक्वेशन है। इस इक्वेशन को आप लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ना, कि सम के अंदर आपका आ रहा है A एक्सॉर B एक्सॉर C, तो ये हो गया आपका। इसी तरीके से आप असाइन लिख के इस इक्वेशन को भी लिख सकते हैं। इसके अंदर किसी का कोई इशू, ये कर लेंगे कोड? किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें ठीक है, अपने अपने वर्क स्टेशंस पे चले जाएं। और यार वो आगे जाके लैब्स के अंदर देखेंगे। ठीक है, अपने अपने वर्क स्टेशंस पे आए, मैं आप लोगों को लैब स्टार्ट करता हूँ।